Hello student, today I am going to solve NIS 212 Science and Technology question paper of November-December 2021. This question paper consists of 30 questions, maximum marks is 85 and passing mark is 25. Time duration is 2.5 hours, all questions are compulsory. See link at description for February 2021 solved question paper of NIS 212 Science and Technology. फरवरी 2021 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। 1. इन विच स्टेट ऑफ मैटर द इंटर एटॉमिक फोर्स इज वीकेस्ट एंड अनेबल टू कीप द मॉलिक्यूल्स टुगेदर। सी. गैसियस। द्रव की किस अवस्था में अंतर परमाणुक बल सबसे अधिक दुर्बल होते हैं और अणुओं को परस्पर बांधकर नहीं रख पाते। सी. गैसीय अवस्था में। 2. In compounds PbR3 and P2O5, the valencies of phosphorus are respectively B 3 and 5. यौगिकों PbR3 एवं P2O5 में फास्फोरस की संयोजकता क्रमशः है B 3 और 5. 3. Which out of the following statements about the Newton's third law of motion is false? D. Action and reaction act on the same body. न्यूटन के गति के तीसरे नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? डी. क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक ही पिंड पर लगते हैं। 4. द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ अ पार्टिकुलर स्पेसीज रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू बी. हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन। किसी प्रजाति के माता पिता एवं संततियों में गुणसूत्रों की संख्या अचर रहती है। बी. गैमीट निर्माण के दौरान गुणसूत्रों के अर्धगुणन के कारण। 5. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ लैंडस्लाइड? डी. लाइटनिंग। निम्नलिखित में कौन भूस्खलन का कारण नहीं होता है? डी. त्वरित प्रहार। 6. फुल फॉर्म ऑफ MRI इज। MRI का पूर्ण रूप है ए. मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। 7. द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द CH3CO CH3 इज। सी. कीटोनिक। CH3CO CH3 में विद्यमान अभिलक्षणीय समूह है। सी. कीटोनिक। 8. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज नॉट कैरेक्टराइज मेटल्स? सी. नन सोनोरिसिटी। निम्नलिखित में कौन धातुओं का अभिलक्षणिक गुणधर्म नहीं है? सी. अध्वनिकता। 9. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m at height h is mgh. When dropped from this height, the kinetic energy of this body while hitting the ground will be a mgh. यम द्रव्यमान के किसी पिंड की h ऊंचाई पर स्थित ऊर्जा mgh है। इस ऊंचाई से गिराए जाने पर जिस गतिज ऊर्जा से यह जमीन से टकराएगा उसका मान है a mgh. 10. बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। ए. Mg + O2 MgO 2 Mg + O2 = 2 MgO. B. Fe + H2O Fe3O4 + H2 3 Fe + 4 H2O = Fe3O4 + 4 H2. 11. Draw the ray diagrams showing the formation of image using a convex lens when the object is placed A. beyond 2f, B. between optical center and focus. किरण आरेख बनाकर उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना दर्शाइए जब बिंब रखा हो। A. 2f के परे, B. प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। पॉज द वीडियो एंड सी द आंसर। वीडियो को रोकें और उत्तर को देखें। 12. Find the currents flowing in 2 ohm, 4 ohm and 6 ohm resistors in the circuit shown below. दिए गए परिपथ में 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम प्रतिरोधकों में प्रभावित होने वाले वैद्युत धारा का परिकलन कीजिए। आंसर: R1 = 2 ओम, R2 = 4 ओम, R3 = 6 ओम, V = 24V. I1 = V/R1 = 24/2 = 12 एम्पियर. I2 = V/R2 = 24/4 = 6 एम्पियर.
I3 इक्वल टू V/R3 इक्वल टू 24/6 इक्वल टू 4 एम्पियर। 13. What are the full forms of sonar and radar? Why sonar is more useful than radar in water? सोनार एंड रडार के पूर्ण रूप क्या क्या हैं? जल में सोनार की उपयोगिता रडार की अपेक्षा अधिक क्यों होती है? सोनार साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। रडार यूजेस माइक्रोवेव्स, microwaves are absorbed by water, absorbed microwaves do not return to the sensor. Sonar uses sound waves travel quite well in water. रडार माइक्रोवेव का उपयोग करता है, माइक्रोवेव पानी से अवशोषित होते हैं, अवशोषित माइक्रोवेव सेंसर पर वापस नहीं आते हैं। सोनार ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है, ध्वनि तरंगे पानी में काफ़ी अच्छी तरह से यात्रा करती हैं। 14. डिफाइन नर्व्स, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स विथ एग्जाम्पल्स। तंत्रिका की परिभाषा लिखिए, संवेदी तंत्रिका एवं प्रेरक तंत्रिका में अंतर उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। नर्व, अ नर्व इज अ बंडल ऑफ फाइबर्स दैट रिसीव्स एंड सेंड्स मैसेजेस बिटवीन द बॉडी एंड द ब्रेन। सेंसरी नर्व, द नर्व दैट कैरी द सेंसरी impulses फ्रॉम द सेंसरी organs टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर नोन एज सेंसरी नर्व। Motor nerve, a nerve that carries motor impulses from the central nervous system to specific effectors are known as motor nerve. तंत्रिका, तंत्रिका तंतुओं का एक बंडल है जो शरीर और मस्तिष्क के बीच संदेश प्राप्त करती है और भेजती है। संवेदी अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक संवेदी आवेग ले जाने वाले न्यूरॉन्स को संवेदी न्यूरॉन्स के रूप में जाना जाता है। एक न्यूरॉन जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से विशिष्ट प्रभावों तथा मोटर आवेगों को ले जाता है, मोटर न्यूरॉन के रूप में जाना जाता है। 15. What is meant by reactivity series of metals? Present a reactivity series of at least 6 metals. धातुओं की सक्रियता श्रेणी से क्या अभिप्राय होता है? कम से कम 6 धातुओं की एक सक्रियता श्रेणी प्रस्तुत कीजिए। The series which arranges metals in the decreasing order of reactivity is known as the reactivity series. Thus, the least reactive metal is placed at the bottom while the most reactive metal is placed at the top of the series. वह श्रेणी जो धातुओं को सक्रियता के घटते क्रम में व्यवस्थित करती है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। इस प्रकार सबसे कम प्रतिक्रियाशील धातु को सबसे नीचे रखा जाता है, जबकि सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु को श्रृंखला के शीर्ष पर रखा जाता है। एग्जाम्पल: पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर। सी लिंक एट डिस्क्रिप्शन फॉर फरवरी 2021 सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर ऑफ NIS 212 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 16A. व्हाट इज मीन्ट बाई कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन? ए. कार्बन का श्रृंखलन गुणधर्म से क्या अभिप्राय है? Carbon atoms tends to form chains by combining them with each other by covalent bonds. This tendency present in carbon is called catenation property of carbon. कार्बन के परमाणु सहसंयोजक बंधन द्वारा आपस में संयोग करके श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। कार्बन में उपस्थित इस प्रवृत्ति को कार्बन का श्रृंखलन गुण कहते हैं। 16B. Why does carbon form a large number of compounds? कार्बन बड़ी संख्या में यौगिक क्यों निर्मित करता है? A large number of carbon atoms are held together by covalent bonds. This is the reason why there are many compounds of carbon. कार्बन के परमाणु काफ़ी बड़ी संख्या में एक दूसरे के साथ सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। यही कारण है कि कार्बन के यौगिकों की बहुत संख्या होती है। 17A. डिफ्रेंशिएट बिटवीन द बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। मूल एवं व्युत्पन्न राशियों में भेद कीजिए। 1. बेस यूनिट्स आर डिफाइंड बाय अ पार्टिकुलर प्रोसेस ऑफ मेजरिंग अ बेस क्वांटिटी। डिराइव्ड यूनिट्स आर डिफाइंड एज algebraic combinations of base units. 2. A base quantity is chosen by convention and practical considerations. Derived quantities are expressed as algebraic combinations of base quantities. एक आधार इकाइयों को आधार मात्रा को मापने के लिए एक विशेष प्रक्रिया द्वारा परिभाषित किया जाता है। युग्म इकाइयों को आधार इकाइयों की बीजीय संयोजन के रूप में परिभाषित किया जाता है। 2. एक आधार मात्रा परंपरा और व्यवहारिक विचारों द्वारा चुनी जाती है। व्युत्पन्न राशियों को आधार राशियों के बीजीय संयोजन के रूप में व्यक्त किया जाता है।
17b. Why do we need a standard unit to measure a physical quantity? किसी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें एक मानक मात्रक की आवश्यकता क्यों होती है? We need standard unit for measurement to make our judgment more reliable and accurate. For proper dealing, measurement should be same for everybody. हमें अपने निर्णय को अधिक विश्वसनीय और सटीक बनाने के लिए मापन के लिए मानक इकाई की आवश्यकता है। उचित व्यवहार के लिए माप सभी के लिए समान होना चाहिए। 18a. Describe the Thomson model of an atom. Why was it discarded? परमाणु के थॉमसन मॉडल का वर्णन कीजिए, इसे छोड़ना क्यों पड़ा? The important thing about this model is that in this the mass of the atom is assumed to be equally distributed over the whole atom. But this model was not found to be compatible with future nuclear experiments. This atomic model could not explain Rutherford's scattering, hence it was cancelled. इस मॉडल की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर समान रूप से बटा हुआ माना गया है, परंतु यह मॉडल भविष्य के परमाणु के प्रयोगों के संगत नहीं पाया गया। यह परमाणु मॉडल रदरफोर्ड के प्रकीकरण को नहीं समझा सका, इसलिए इसे रद्द कर दिया गया। 18b. Who proposed the alpha ray scattering experiment and what were the 3 important conclusions of this experiment? अल्फा किरण परिकरण प्रयोग का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था और इस प्रयोग के 3 महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या थे? Rutherford proposed 1. An extremely small positively charged particles are concentrated at the center of the atom. 2. More number of electrons are revolving around the nucleus of the atom. 3. Most of the space is empty in an atom. रदरफोर्ड ने प्रस्तावित किया एक अत्यंत छोटा धनावेशित कण परमाणु के केंद्र में केंद्रित होता है। 2. परमाणु के नाभिक के चारों ओर अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। 3. एक परमाणु में अधिकांश स्थान रिक्त होता है। 19a. What are metalloid? Where are they placed in the modern periodic table? उपधातु क्या होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में उन्हें कहाँ रखा गया है? Elements which show properties of both metals and non-metals are called metalloids. For example, silicon, germanium. Metalloids placed at right of the table in between metal and non-metal. वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं उपधातु कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सिलिकॉन, जर्मेनियम धातु और अधातु के बीच में टेबल के दाईं ओर उपधातु रखे हैं। 19b. How does the metallic character change in the modern periodic table? 1. From top to bottom in a group and 2. From left to right in a period. आधुनिक आवर्त सारणी में 1. किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर और 2. आवर्त में बाएं से दाहिनी ओर चलने पर तत्वों की धात्विक प्रकृति किस प्रकार बदलती है? 1. As we go from left to right in a period, the metallic characters decreases. We know that the metal has a tendency to lose electrons. Elements on the left have 1 to 3 electrons in their outermost shell, which goes on increasing as we move towards the right. It is easy to lose 1 to 3 electrons, so the electrons on the left are metals and going further metallic character decreases. 2. As we go down in a group, the metallic character increases due to increase in size makes it easier to remove the electrons. 1. जैसे जैसे हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं धातु के गुण कम होते जाते हैं। हम जानते हैं कि धातु में इलेक्ट्रॉनों को खोने की प्रवृत्ति होती है। बाईं ओर के तत्वों के सबसे बाहरी कोष में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो जैसे जैसे हम दाईं ओर बढ़ते हैं जाते हैं 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉनों को खोना आसान है। इसलिए बाईं ओर के तत्व धातु हैं और आगे जाने पर धात्विक चरित्र कम हो जाता है। 2. जैसे जैसे हम समूह में नीचे जाते हैं आकार में वृद्धि के कारण धात्विक गुण बढ़ता है जिससे इलेक्ट्रॉनों को निकालना आसान हो जाता है। 20. How is plaster of Paris prepared? Write chemical equation involved. Name the raw material used in the preparation of plaster of Paris. Write its 3 uses. प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? इसमें संलग्न रासायनिक समीकरण लिखिए। इस प्रक्रम में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल के नाम लिखिए। इसके 3 उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग
gypsum 820 degree C, CaSO4 dot 2H2O, CaSO4 dot half H2O plus 3 by 2 H2O. Gypsum used as raw material. Uses of plaster of Paris. 1. Plaster of Paris is used by doctors for supporting fractured bone in the right position. 2. It is used for making toys and decorative materials. 3. It is also used for increasing smoothness of surfaces. जिप्सम को 120 डिग्री सी पर गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार किया जाता है। CaSO4.2H2O, CaSO4.12H2O प्लस 3/2H2O। जिप्सम का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। 1. प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टरों द्वारा फ्रैक्चर वाली हड्डियों को सही स्थिति में सहारा देने के लिए किया जाता है। 2. इसका उपयोग खिलौने और सजावटी सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। 3. इसका उपयोग सतहों की चिकनाई बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। 21A. Explain why transmission of AC from electricity generation plant to local power distribution center is preferred than that of the transmission of DC. व्याख्या कीजिए कि वैद्युत जनन संयंत्रों से स्थानीय शक्ति वितरण केंद्र तक AC लाना DC लाने की अपेक्षा किफ़ायती क्यों पड़ता है। AC is more preferred than DC because it is easy to maintain and change the voltage of AC for transmission and distribution purpose. Plant cost of AC transmission is much lower compared to DC transmission. When fault occurs, it is easy to interrupt AC supply. AC को DC की तुलना में अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि ट्रांसमिशन और वितरण उद्देश्य के लिए AC के वोल्टेज को बनाए रखना और बदलना आसान है। AC ट्रांसमिशन की प्लांट लागत DC ट्रांसमिशन की तुलना में काफ़ी कम है। जब गलती होती है तो AC की आपूर्ति बाधित करना आसान होता है। 21B. Name any two processes which can take place with DC only. ऐसी किन्हीं दो प्रक्रियाओं के नाम लिखिए जो केवल DC द्वारा ही संपन्न हो सकते हैं। बैटरीज एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। 22A. डिस्टिंग्विश बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। Renewable resources. 1. Renewable resources can not be depleted over time. Non-renewable resources. Non-renewable resources depleted over time. Renewable resources include sunlight, water, winds. Non-renewable resources included fossil fuels such as coal and petroleum. Renewable energy have low carbon emissions. Non-renewable energy have higher carbon emissions. नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधनों को समय के साथ समाप्त नहीं किया जा सकता है। अनवीकरणीय संसाधन। गैर नवीकरणीय संसाधन समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। नवीकरणीय संसाधनों में धूप, पानी, हवा शामिल है। गैर नवीकरणीय संसाधनों में कोयला और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन शामिल हैं। नवीकरणीय ऊर्जा में कार्बन उत्सर्जन कम होता है। गैर नवीकरणीय ऊर्जा में कार्बन उत्सर्जन अधिक होता है। 22B. Identify the following sources as renewable and non-renewable sources: fossil fuels, nuclear energy, solar energy, wind energy, hydroelectric energy and geothermal energy. निम्नलिखित में से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों एवं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की पहचान कीजिए। जीवाश्म ईंधन, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा तथा भूतापीय ऊर्जा। Renewable sources: fossil fuels, nuclear energy. Non-renewable sources: solar energy, wind energy, hydroelectric energy and geothermal energy. नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत: जीवाश्म ईंधन, नाभिकीय ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत: सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा तथा भूतापीय ऊर्जा। 23. What is meant by asexual reproduction? Explain in brief the various types of asexual reproduction in lower organism, giving one examples in each case. अलैंगिक प्रजनन से क्या तात्पर्य है? प्रत्येक प्रकरण में एक एक उदाहरण देते हुए निम्न स्तरीय प्राणियों में अलैंगिक प्रजनन के विभिन्न प्रकारों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए।
Asexual reproduction. Reproduction by single individuals termed as asexual reproduction. Asexual reproduction in lower organism. A. Binary fission. A cell may divide to give rise to two individuals and lose its own identity as in binary fission that takes place in amoeba and bacteria. B. Budding. In budding, a bud forms binary fission in amoeba from the body of the mother cell and remains attached to it. The parental nucleus elongates and then divided into two, one of which move into the bud. Example is C. Spore formation. The cytoplasm and nucleus of algae such as Clydomonas divide successively to form 4 to 8 spores. Spores are also formed for reproduction in fungus, moss and fern. Spores are single cell which upon their release from the parent plant develop into new individuals. अलैंगिक प्रजनन. एकल व्यक्तियों द्वारा प्रजनन को अलैंगिक प्रजनन कहा जाता है. निचले जीवों में अलैंगिक प्रजनन. ए. बाइनरी विखंडन. एक कोशिका दो व्यक्तियों को जन्म देने के लिए विभाजित हो सकती है और अमीबा और बैक्टीरिया में होने वाले बाइनरी विखंडन के रूप में अपनी पहचान खो सकती है. बी. बडिंग. नवोदित में एक कली मातृ कोशिका के शरीर से अमीबा में बाइनरी विखंडन बनाती है और उससे जुड़ी रहती है. पैतृक केंद्रक लंबा हो जाता है और फिर दो भागों में विभाजित हो जाता है जिनमें से एक कली में चला जाता है. उदाहरण खमीर. सी. बीजाणु निर्माण. क्लेमाइडोमोनस जैसे शैवाल के साइटोप्लाज्म और नाभिक क्रमिक रूप से विभाजित होकर 4 से 8 बीजाणु बनाते हैं. कवक, काई या फर्न में प्रजनन के लिए बीजाणु भी बनते हैं. बीजाणु एकल कोशिकाएं हैं जो मूल पौधे से मुक्त होने पर नए व्यक्तियों में विकसित होती हैं. 24. What is meant by balanced diet? What are its main constituents? Raw vegetables and fruits should be the regular components in the meal. Why? संतुलित आहार से क्या अभिप्राय है? इसके मुख्य अवयव कौन कौन से हैं? आहार में कच्ची सब्जियां एवं फलों का नियमित समावेश क्यों आवश्यक है? A diet that contains all the vital nutrients required by the human body is called a balanced diet. A balanced diet consists of 6 main nutrients: group proteins, carbohydrates, lipid, vitamins, minerals and water. Fruit and vegetables should be an important part of our daily diet. They are naturally good and contain vitamins and minerals that can help to keep us healthy. They can also help protect against some diseases. एक आहार जिसमें मानव शरीर के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं संतुलित आहार कहलाता है. एक संतुलित आहार में 6 मुख्य पोषक समूह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन, खनिज और पानी होते हैं. फल और सब्जियां हमारे दैनिक आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए. वे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं और इनमें विटामिन और खनिज होते हैं जो हमें स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं. वे कुछ बीमारियों से बचाने में भी मदद कर सकते हैं. 25A. State any 2 typical characteristics of chromosomes. B. What is meant by DNA replication? Write 3 major steps of DNA replication process. A. क्रोमोसोम के कोई 2 प्रारूपिक अभिलक्षण बताइए. बी. डीएनए प्रतिकृतिकरण क्या होता है? डीएनए प्रतिकृतिकरण प्रक्रम के 3 मुख्य चरण बताइए. Characteristics of chromosome. 1. Chromosomes are thread-like structures located inside the nucleus of animal and plant cells. 2. Each chromosome is made of protein and a single molecule of deoxyribonucleic acid. DNA replication is the process by which a double-strand DNA molecule is copied to produce 2 identical DNA molecules. Replication occurs in 3 major steps. 1. The opening of the double helix and separation of the DNA strands. 2. The priming of the template strand. 3. The assembly of the new DNA segment. गुणसूत्र के लक्षण. 1. गुणसूत्र जंतु और पादप कोशिकाओं के केंद्रक के अंदर स्थित धागे जैसी संरचनाएं हैं. 2. प्रत्येक गुणसूत्र प्रोटीन और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के एक अणु से बना होता है. डीएनए प्रतिकृति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा 2 समान डीएनए अणुओं का उत्पादन करने के लिए एक डबल स्ट्रैंड डीएनए अणु की प्रतिलिपि बनाई जाती है. प्रकृति 3 प्रमुख चरणों में होती है. 1. डबल हेलिक्स का खुलना और डीएनए स्ट्रैंड का पृथक्करण. 2. टेम्पलेट स्ट्रैंड की प्राइमिंग. 3. नए डीएनए खंड का संयोजन. 26. Name the 4 techniques which have been developed for the safe storage of food grains so as to save them from getting deteriorated. Discuss them in brief. खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण के लिए विकसित उन 4 विधियों के नाम बताइए जिन्हें अपनाकर उन्हें खराब होने से बचाया जाता है. उनका संक्षिप्त में वर्णन कीजिए.
By drying. Grain can be dried in the sun or it can be dried by exposing it to hot warm air. By maintenance of storage vessel. The godown, sack, tanks or vessels used for storage of grain should not have crack or hole in them. They should be clean. Chemical treatment. Prior to storage, there is a sprinkling of insecticides and fungicides chemicals on the godowns and the storage vessel. Fumigation is also used. This is known as chemical treatment. Grain is also treated with neem leaves, black pepper and oil. This is an organic cure that prevents insects from ovulating. Vessels related to storage. Nowadays, such storage vessels of a specific shape are being manufactured. They are not only air-free but also rodent-free and moisture-free. Also, they maintain an even temperature too. Some of their names are as follow: Pusa bean, Pusa cubide, Pusa kothar, सेलोस। 1. शुष्कन। अन्न को धूप में सुखाकर या उनके ऊपर गर्म वायु चलाकर सुखाया जा सकता है। 2. भंडारण पात्रों का रख रखाव। भंडारण के लिए प्रयोग होने वाले गोदाम या बोरे या टैंक या पात्रों में दरार तथा छिद्र नहीं होनी चाहिए और वे साफ सुथरे होने चाहिए। 3. रासायनिक उपचार। भंडारण से पूर्व गोदामों और पात्रों का कीटनाशियों और कवकनाशी रसायनों का छिड़काव एवं धूमन के रूप में किया जाता है। यह रासायनिक उपचार कहलाता है। अन्न का अधिकतर नीम की पत्तियां, काली मिर्च अथवा तेल द्वारा भी उपचार किया जाता है। यह जैविक उपचार है जो कि कीट पीड़कों को अंडे देने से रोकता है। 4. भंडारण संबंधी पात्र। भंडारण के लिए अब ऐसी बनावट वाले पात्रों का प्रयोग होता है जो वायु रोधी, चूहा रोधी, नमी रोधी और साथ ही साथ एक स्थिर तापमान भी बनाए रखते हैं। इनमें से कुछ के नाम हैं पूसा बिन, पूसा क्यूबिकल, पूसा कोठोर और साइलो। 27A. What are the major constituents of dry air? Which constituent of air are responsible for 1. Photosynthesis and 2. Breathing? B. Write 2 uses of the constituent which has maximum fraction in air. शुष्क वायु के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं? इनमें से कौन सा अवयव प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के लिए उत्तरदायी है? वायु के उस अवयव के कोई 2 उपयोग लिखिए जो इसमें सबसे अधिक परिमाण में हैं। Dry air contains nitrogen 78.08%, oxygen 20.95%, argon 0.93%, carbon dioxide 0.04% and small amounts of other gases. 1. Photosynthesis, carbon dioxide. 2. Breathing, oxygen. Nitrogen is used to make fertilizers, nitric acid, nylon dyes and explosives. It is also used to preserve food. शुष्क हवा में नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% और अन्य गैसों की थोड़ी मात्रा होती है। 1. प्रकाश संश्लेषण, कार्बन डाइऑक्साइड। 2. श्वास, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का उपयोग उर्वरक, नाइट्रिक एसिड, नाइलॉन, रंग और विस्फोटक बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए भी किया जाता है। 28A. What is an ionic bond? Explain the formation of sodium chloride by the transfer of electron. B. Why does electrostatic force of attraction develop between sodium and chloride ions? C. The melting and boiling point of ionic compound are high. Justify. D. Ionic compound are good conductor of electricity in molten state and bad conductor in solid state. Why? The chemical bond formed by transfer of electron from a metal to a non-metal is known as ionic or electrovalent bond. For example, when sodium metal and chlorine gas are brought into contact, they react violently and we obtain sodium chloride. The bonding in sodium chloride can be understood as follows. Sodium has the atomic number 11 and we can write its electronic configuration as 281, that is it has 1 electron in its outermost shell. If it loses this electron, it is left with 10 electron and becomes positively charged. Such a positively charged ion is called a cation. The cation in this case is called sodium cation. B. The valence electrons of one atom are transferred permanently to another atom. C. Ionic compounds have high melting and boiling point because there is a strong electrostatic force of attraction between the positively charged ion and hence a large amount of energy is required to break the strong bonding force between ions. D.
Ionic compounds conduct electricity in their molten state and in aqueous solution. Since ions are free to move in the molten state, they can carry current from one electrode to another in a cell. Thus, ion can conduct electricity in molten state. However, in solid state, such a movement of ion is not possible as they occupied fixed position in the crystal lattice. Hence, in solid state, ionic compounds do not conduct electricity. 28A आयनिक आबंध क्या होता है? इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण के आधार पर सोडियम क्लोराइड के बनने को समझाइए। बी, सोडियम और क्लोराइड आयनों के बीच आकर्षणकारी स्थिर वैद्युत बल क्यों विकसित होते हैं? सी, आयनिक यौगिकों के गलनांक और कथनांक उच्च होते हैं, इसकी तर्कसंगति दीजिए। डी, आयनिक पदार्थ गलित अवस्था में हो तो वैद्युत सुचालक होते हैं और ठोस हो तो वैद्युत कुचालक होते हैं, ऐसा क्यों? एक धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से जो रासायनिक आबंध बनता है उसे आयनिक आबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब सोडियम धातु और क्लोरीन गैस को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो वे तीव्र अभिक्रिया द्वारा सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। सोडियम की परमाणु संख्या 11 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है, यानी इसके वृहत्तम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यदि इससे यह इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो शेष 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। इस प्रकार प्राप्त स्पीशीज एक धन आवेशित आयन होगा। इस प्रकार के धन आवेश वाले आयन को धनायन कहते हैं। इस प्रकार सोडियम परमाणु से सोडियम धनायन प्राप्त होता है। बी, एक परमाणु के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अस्थायी रूप से दूसरे परमाणु में स्थानांतरित कर दिया जाता है। सी, लोनिन यौगिकों में उच्च पिघलने और उबलते बिंदु होते हैं क्योंकि विपरीत रूप से चार्ज किए गए आयनों के बीच आकर्षण का एक मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक बल होता है और इसलिए आयनों के बीच मजबूत बंधन बल को तोड़ने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। डी, आयनिक यौगिक गलित अवस्था तथा जलीय विलयन में विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि आयन एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकते हैं, अतः वे अपने साथ आवेश को ले जाते हैं। यह गति गलित अवस्था में संभव होती है परंतु ठोस अवस्था में नहीं, क्योंकि ठोस अवस्था में आयन क्रिस्टल जालक में निश्चित स्थितियों पर उपस्थित होते हैं, अतः ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत चालकता प्रदर्शित नहीं करते। 29A स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज सिद्धांत लिखिए। बी, व्हाट आर द टू फैक्टर ऑन विच मैग्नीट्यूड ऑफ बुएंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिपेंड्स। वे दो कारक कौन से हैं जिन पर किसी पिंड पर लगने वाला उत्प्लवक बल निर्भर करता है? सी, डज द बुएंट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी व्हेन इट इज़ केप्ट इन वैक्यूम। क्या निरावात में रखे पिंड पर कोई भी उत्प्लवक बल कार्य करता है? डी, अ बॉडी वेट 5.0 N in air and 2.5 N when it is immersed in water. Find the buoyant force acting on the body. एक पिंड का वायु में भार 5.0 N है, तो जब इसे जल में डुबोकर तोला जाता है तो भार 2.5 N पाया जाता है। पिंड पर लगने वाले उत्प्लवक बल का परिकलन कीजिए। A, when a body is immersed fully or partially in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it. B, the magnitude of the buoyant force acting on a body at a given place depends on 1. Density of the fluid, 2. Volume of the body immersed in the fluid. C, no. D, given the weight of the body in the air is equal to 5 N. When immersed in water, the weight of the body is equal to 2.5 N. Therefore, the buoyant force is equal to 5 N minus 2.5 N is equal to 2.5 N. A, जब कोई पिंड पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी तरल पदार्थ में डुबोया जाता है तो वह ऊपर की ओर एक बल का अनुभव करता है जो उसके द्वारा विस्थापित द्रव के वजन के बराबर होता है। B, 1. द्रव का घनत्व। 2. द्रव में डूबे हुए पिंड का आयतन। C, नहीं। D, दिया गया है हवा में वजन 5 N है, पानी में डुबोने पर पिंड का भार 2.5 N है, इसलिए उत्पन्न बल 5 N माइनस 2.5 N इज इक्वल टू 2.5 N. 30. Draw the schematic diagram of nitrogen cycle and explain the process in brief. नाइट्रोजन चक्र का योजनापरक आरेख बनाइए और इस प्रक्रिया की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। Pause the video and see the answer. Nitrogen is an essential constituent of living being. Nitrogenous bases are part of nucleic acid and protein are made up of amino acid, of which nitrogen is an important constituent. You already know about the importance of these two
biomolecules. Air has 78% nitrogen, but most of the living beings cannot utilize this atmospheric nitrogen. Nitrogen cycles convert this nitrogen into usual form. Lightning fixes nitrogen to NH3, and nitrogen fixing bacteria like Rhizobium also convert N2 into NH3. Most plants absorb nitrites from oil and reduce it to NH3 in the cell for further metabolic reactions. Dead organisms and their extract like urea are decomposed by bacteria into NH3 and by a different set of bacteria into nitrates. These are left in the soil for use by plants. In this way, nitrogen cycle is self-regulated, but human activities have caused steady loss of soil nitrogen. वीडियो को रोकें और उत्तर देखें। नाइट्रोजन सजीवों का एक अनिवार्य अवयव है। नाइट्रोजनी क्षार सभी न्यूक्लिक अम्लों के भाग हैं और प्रोटीन अमीनो अम्लों के बने होते हैं तथा नाइट्रोजन इनका एक महत्वपूर्ण घटक है। यद्यपि वायु में 78% नाइट्रोजन विद्यमान है, फिर भी अधिकांश जीव वातावरण के नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते। नाइट्रोजन चक्र इस नाइट्रोजन को उपयोगी रूप में परिवर्तित करता है। आकाश की बिजली की चमक नाइट्रोजन को अमोनिया में स्थिरीकृत करती है और राइजोबियम जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु भी नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देते हैं। अधिकांश पादप मृदा से नाइट्रोटों का अवशोषण करते हैं और इनको कोशिकाओं में अमोनिया में बदल देते हैं ताकि आगे चलकर उपवचीय अभिक्रियाओं में इसका उपयोग हो सके। जीवाणु मृत जीवों और उनकी विष्टावर्ज्य पदार्थ को अपघटित कर अमोनिया में बदल देते हैं। जीवाणु का एक अन्य समूह इन्हें नाइट्रेटों में बदल देते हैं। ये अपघटित पदार्थ मृदा में रह जाते हैं जिनका उपयोग पौधों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार प्रकृति में नाइट्रोजन तंत्र स्वनियंत्रित होते हैं, परंतु मानवीय क्रियाकलापों के कारण मृदा की नाइट्रोजन का निरंतर ह्रास होता रहता है। See link at description for February 2021 solved question paper of NIS 212 Science and Technology.